हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम करने वाले हैं, जिसमें स्टैटिक और ज्यादातर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चनों को सेट किया गया है और उम्मीद करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया लगेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा सभी क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जरा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंगूर डैम जो है ना भारत में कहां पर लोकेटेड है। आप साथ साथ में क्वेश्चनों को देखते जाइएगा, साथ साथ में क्वेश्चनों को करते जाइएगा। अगर आपको जहां तक लगे आपको क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर अपने दिमाग में टिक करते जाइएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द सिंगूर डैम लोकेटेड। सबसे पहली बात बेटा, सिंगूर डैम कहां पर है? तो मंजीरा एक रिवर है, मेरी बात ध्यान से समझना सारे। हाँ जी, एक रिवर है जिसका नाम है मंजीरा। और मंजीरा रिवर कहां पर है? तो आपने बताना है तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, और इसी रिवर पर एक रिजर्वियर बनाया गया जिसका नाम क्या है? इस रिजर्वियर का नाम है सिंगूर। एक लेक बनाई गई, एक रिजर्वियर बनाया गया है और जिसका नाम क्या है? सिंगूर है। और इसी सिंगूर रिजर्वियर से ही एक डैम बनाया गया जिसका नाम क्या है? सिंगूर डैम। और ये पूरे पूरे हैदराबाद सिटी को क्या प्रोवाइड करता है? पानी प्रोवाइड करता है। तो अब आपको क्वेश्चन आए कि बताइए सर, सिंगूर जो डैम है कहां पर लोकेटेड है? तो आपने बताना है तेलंगाना में है। ठीक है ना। और किस रिवर पे? मंजीरा रिवर पे है। और अगर आपको लेक पूछ ले तो मंजीरा रिवर है ना, इस पर एक रिजर्वियर बनाया गया, एक लेक बनाएगी जिसका नाम क्या है? सिंगूर लेक। ठीक है ना, इसका नाम है सिंगूर लेक बेटा। और इसी सिंगूर लेक पर बना हुआ डैम कौन सा है? तो आपने बताना है सिंगूर डैम। और कौन से स्टेट में? तेलंगाना। दूसरी बात, तेलंगाना जो है ना, आप सभी जानते हैं तेलंगाना बना कब था? ये बना था 2 जून। तेलंगाना का स्टेटहुड डे कब मनाया जाए? 2 जून 2014। और इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और याद रखना, हैदराबाद जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है मूसी। हैदराबाद जिस नदी के किनारे उस नदी का नाम मूसी रिवर है। और याद रखना, हैदराबाद को सिटी ऑफ निजाम कहा जाता है। ठीक है, हैदराबाद को सिटी ऑफ निजाम के नाम से जाना जाता है। और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और ये सिंगूर डैम कहां पर है बेटा? तेलंगाना में है। आपको एक बात और याद रखनी है, जो तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो आपने बताना सर, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगर तेलंगाना पूछे किससे अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का पहला नया स्टेट बना था। और भारत का पहला भाषा के आधार पर बनने वाला स्टेट कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश है। अगर क्वेश्चन आ गया लैंग्वेज बेस्ड, भारत का पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट अलग बना था। और कैपिटल का नाम हैदराबाद, मूसी रिवर के किनारे सिटी ऑफ निजाम इसको कहा जाता है। और उसके अलावा बिरयानी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया बिरयानी कैपिटल, बेस्ट बिरयानी आपको पता है हैदराबाद की है, बिरयानी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके अलावा हाईटेक सिटी बसाया गया इसके अंदर। अगर क्वेश्चन आ गया हाईटेक सिटी कहां पर है तो आपने बताना सर ये हैदराबाद में है। अगर आपको हाईटेक सिटी पूछे हैदराबाद में है। ठीक है ना। अब तेलंगाना के सीएम और तेलंगाना के गवर्नर का नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है ना, जिससे आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो पाए। और सिंगूर डैम कभी भी आ जाए तो आपने बताना है तेलंगाना, तो इसका जवाब आएगा 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। देखो, सबसे पहली बात ये समझो, रिफ्यूजी एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है माइग्रेशन। दोनों में फर्क क्या होता है? माइग्रेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, और रिफ्यूजी भी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। लेकिन दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? रिफ्यूजी होता है माइग्रेशन होता है, सबसे पहले माइग्रेशन देखेंगे। इसका मतलब होता है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और वहां पर आपको जो पढ़ाई चाहिए वो नहीं मिल पा रही, तो आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी चले जाते हो और आपको क्या लेके जाना पड़ता है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र, या जिसको बोला जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। उसी प्रकार अगर कोई बंदा विदेश जा रहा है, आप सभी जानते हैं अगर कोई विदेश जा रहा है तो क्यों जा रहा है? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा है, अपनी इच्छा से जा रहा है। लेकिन रिफ्यूजीज के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रिफ्यूजी कौन होते हैं? अगर किसी देश में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक हालात ऐसे बन गए जिसके कारण उसको वो देश छोड़ना पड़ रहा है। जैसे मान लो आज यूक्रेन के लोग हैं, ठीक है ना, और यूक्रेन के लोगों पे जब रशिया का अटैक हुआ तो वहां के लोगों को दूसरे स्थान पे जाना पड़ा, क्योंकि अगर वो स्थान पे रहेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए वो दूसरे स्थान पे गए और वहां पर उनको क्या करना पड़ा? शरण लेनी पड़ी दूसरे देशों के अंदर जाकर। उनको बोला जाता है शरणार्थी, उनको बोला जाता है रिफ्यूजी। ठीक है ना। जैसे मान लो बांग्लादेश, म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमान थे, वो रिफ्यूजी बने। उसके अलावा 1947 के अंदर जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो बहुत सारे लोग रिफ्यूजी बने। ठीक है ना। तो याद रखना,
यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी है ना, ये काम किसके लिए करता है? रिफ्यूजी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। इसको यूएनएचसीआर कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आपने बताना जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो बताना जिनेवा में है। और हर साल आपको बताना सर, इसी के द्वारा हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। इसी के द्वारा हर साल 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इससे यूएनएचसीआर से मिलता जुलता नाम एक और है जिसको बोला जाता है यूएनएचआरसी। ये एचसीआर है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। ये है बेटा यूएनएचआरसी, मतलब यूनाइटेड नेशंस। यूएन का मतलब आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस है, और एचसीआर का मतलब क्या है? तो ह्यूमन राइट काउंसिल है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका मेन काम क्या है? मानवाधिकारों की रक्षा करना। इसका मेन काम है मानवाधिकारों की रक्षा करना, आपके बेसिक जो राइट्स है उनकी रक्षा करना। और यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर भी कहां पर है? आपने बताना जिनेवा के अंदर है। और इसके द्वारा हर साल 10 दिसंबर को एक डे मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? आपने बताना ह्यूमन राइट्स डे। इसके द्वारा हर साल 10 दिसंबर को एक दिवस मनाया जाता है, और दिवस का नाम क्या है? ह्यूमन राइट्स डे। जितना हो सकता है स्पीड से करेंगे, जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, और टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन राइट जो काउंसिल है हाँ जी, और ह्यूमन राइट्स डे है बेटा, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ठीक है। और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा। और यूएनएचसीआर का मतलब हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, और दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा। जिनेवा कहां पर है बेटा? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आओ सारे। विच ऑफ दीज इंडियन यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? सबसे पहली बात बेटा, भारत में यूनेस्को की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। और सबसे पहली 40 में कौन सी है बेटा? अजंता की गुफाएं। अजंता केव सबसे पहली है। और दूसरी साइट कौन सी है? एलोरा। अजंता और एलोरा जो केव्स है, ये भारत की पहली और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इन दोनों को कब डिक्लेयर किया गया? 1983 के अंदर। ठीक है। कब डिक्लेयर किया गया? 1983 के अंदर। उसके बाद में बात आती है सर, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो आप सभी ने बताना सर, नालंदा यूनिवर्सिटी है। और इसको 2016 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। दूसरी बात, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने? नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनवाया? तो आपने बताना सर, गुप्त वंश का राजा था कुमारगुप्त फर्स्ट। आपने बताना कुमार जो गुप्त फर्स्ट है, इन्होंने बनवाया था। और कुमारगुप्त फर्स्ट किसका राजा है? गुप्ता डायनेस्टी का राजा है, गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी को ही तो क्या कहा जाता है? गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसको गोल्डन एरा या गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है गुप्त वंश के राज को। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है किसको बेटा? तो आपने बताना है कुमारगुप्त फर्स्ट के टाइम को। और नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी। नालंदा कहां पर है बेटा? तो नालंदा आपने बताना बिहार के अंदर है। नालंदा बिहार में है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने करवाया? तो आप सभी जानते हैं मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ठीक है। आपने बताना बख्तियार खिलजी जो थे तो क्या था? बख्तियार जो खिलजी था, आपने बताना बख्तियार जो खिलजी था, इसने इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कराया। बौद्ध महाविहार था, बहुत सारे बौद्ध धर्म के यहाँ पर जो सन्यासी पढ़ा करते थे, बहुत सारा स्टडी मैटर होता था यहाँ पर। तो आपने बताना नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और कहाँ पर है? नालंदा। नालंदा कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत में टोटल कितनी है यूनेस्को? आपने बताना 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और सबसे पहली अजंता, दूसरी कौन सी? एलोरा। और दोनों कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 4 नंबर। और अगर आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछे, कभी भी यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछे, तो आपने बताना सर पेरिस के अंदर है। और पेरिस जिस नदी के किनारे, उस नदी का नाम है सीन। उस नदी का नाम क्या है? सीन। ठीक है। तो जवाब इसका क्या आएगा? नालंदा। 4 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? आप सभी जानते हैं ब्रुसेल्स एक देश की कैपिटल है। अब ब्रुसेल्स कहां की कैपिटल है? तो आपने बताना है बेल्जियम नामक देश की है। सबसे पहली बात, कैपिटल का नाम ब्रुसेल्स, और करेंसी का नाम आपने बताना है यूरो। करेंसी का नाम आपने यूरो बताना है। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेल्जियम के अंदर है। जैसे मान लो
आपने नेटो का नाम सुना है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। उसके अलावा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, आपने वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर बताना है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपने बताना है बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर है। उसके अलावा वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर यहीं पर बताना आप सभी ने, वर्ल्ड डेयरी जो फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर भी कहां बताना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर बताना है। तो क्वेश्चन कभी भी आए कि ब्रुसेल्स कैपिटल कहां की है, बेल्जियम, और करेंसी का नाम क्या है, यूरो, और नेटो का हेडक्वार्टर, उसके अलावा आपने बताना है सर यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके अलावा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हो गया और वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन हो गया, सबका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपने बताना है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। और जवाब इसका क्या आएगा, जवाब आएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट हर साल कौन जारी करता है, विश्व शांति जो इंडेक्स है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है कि दुनिया का सबसे शांतिमय देश कौन सा है और सबसे जो वायलेंट कंट्री कौन सा है जहां पर अशांति रहती है और मतलब लगातार वायलेंस होता रहता है, आपने बताना है सर ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट जारी करने का काम कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आपने बताना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है ये जारी करता है। और ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट है बेटा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना बच्चा या तो वर्ल्ड बैंक देखेगा या बच्चे का ऑप्शन जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, लेकिन गैस नहीं लगाना, आपने बताना है ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये रिपोर्ट जारी करने का काम करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और जवाब इसका क्या आएगा, 3 नंबर इसका जवाब आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, कप ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने बताना सर रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। 1928 में इस कप की शुरुआत हुई थी और ये कप खेला जाता है हॉकी गेम से ठीक है, ये कप खेला जाता है हॉकी गेम से। उसके अलावा अगर आपको आगा खान कप आ जाए, अगर आपको आगा खान कप आ जाए, आगा खान के अलावा सुल्तान जौहर कप आ जाए, सुल्तान जौहर कप, हाँ जी सुल्तान, आपने बताना जौहर कप, उसके अलावा सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप आ जाए, और सुल्तान अजलान शाह के अलावा अगर आपको रंगास्वामी कप आ जाए, रंगास्वामी कप आ जाए, या महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप आ जाए, महाराजा रणजीत सिंह के नाम से कप आ जाए, तो आपने बताना हॉकी के कप है बेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर आगा खान, सुल्तान जौहर कप, सुल्तान अजलान शाह कप और रंगास्वामी कप और महाराजा रणजीत सिंह कप जो है ना ये किस खेल के टूर्नामेंट है, तो आपने हॉकी के बताना है। और भारत की वो संस्था जो हॉकी गेम को रेगुलेट करती है उसका नाम है हॉकी इंडिया, उसका नाम है हॉकी इंडिया। ये क्वेश्चन अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पूछा गया कि भारत में जो हॉकी गेम को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम क्या है, आपने बताना हॉकी इंडिया इस संस्था का नाम है। और रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, आपने हॉकी गेम से बताना है और जवाब इसका क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको गेम वगैरह से आ जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले आपको ना अपना एम सेट करना पड़ेगा कि तैयारी करते टाइम आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, हर चीज को अपने अपने जहन में रखना है, ठीक है ना। और सबसे पहले आपने अपने सपनों को मजबूत बनाना है ताकि चीजों को आप बेहतरीन से बेहतरीन कर पाओ, ठीक है। मेरे हिसाब से ना जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, मैंने कई अच्छे से देखा था कि जिंदगी जीने के 2 तरीके, या तो जो पसंद है उसको हासिल कर लो और या जो हासिल है उसको पसंद कर लो, ठीक है ना। अब अपने को पसंद क्या है, पसंद है सरकारी नौकरी, ठीक है ना, या तो उसको हासिल कर लो, नहीं तो जो हासिल है उसको पसंद कर लो। और हासिल क्या है, बेरोजगारी। इसलिए आपको अपना जो है ना डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस लेवल से तैयारी करना चाहते हो और किस लेवल से अपना एम जो है वो सेट करना चाहते हो, ठीक है ना। और एम सेट करने के बाद में उसके पीछे थोड़ा सा आपको सिंसियर भी होना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, रात दिन जो है अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो सारे, रंगास्वामी जो कप है ना इसका संबंध किससे, तो आपने बता रहे सर हॉकी गेम से है। वेयर इन इंडिया इज द कामेट पीक लोकेटेड, कामेट पीक कहां पर है, यहां पर आप एक क्वेश्चन समझेंगे। आपको पता है कि भारत में एक स्टेट है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, नंदा देवी। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक का नाम नंदा देवी है, और नंदा देवी के बाद उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है कामेट,
इसका नाम क्या है? कामेट। तो जवाब इसका क्या लगाओगे? उत्तराखंड लगाओगे, ठीक है ना। जवाब इसका क्या लगाओगे? उत्तराखंड। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन आए हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट। इसका नाम है माउंट एवरेस्ट और इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है और इसकी हाइट आपको पता है 8848.86 मीटर है, ठीक है। दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम है दुनिया की K2, और K2 आपको पता है गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, गॉडविन ऑस्टिन। और ये उस विवादित एरिया में है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान या भारत के बीच में जो विवादित एरिया है उसके अंदर है। तो इस चोटी को ना तो इंडिया में कंसिडर किया जाता। तीसरी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है कंचनजंगा, इसका नाम है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सर, सिक्किम की हाईएस्ट पीक का नाम कंचनजंगा, इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम, फिर भी आपने कंचनजंगा बताना है। अगर क्वेश्चन आए बताइए सर इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? कंचनजंगा, इंडिया। और अगर आप बात करें तो नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्वेश्चन कभी भी आए नेम द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो आपने कंचनजंगा बताना है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा, हाईएस्ट पीक, यहां एक क्वेश्चन और बनेगा, ध्यान से समझना। हाईएस्ट पीक एंटायरली मतलब पूरा का पूरा आपने लिखना है सर, हाईएस्ट पीक एंटायरली लोकेटेड इन इंडिया, यानी एक ऐसी पर्वतीय चोटी जो भारत की मतलब पूरा पूरा भारतीय एरिया में है, जो भारत के बाहर किसी देश से बाउंड्री शेयर नहीं करता। जैसे मान लो कंचनजंगा है, दूसरे शहर से बाउंड्री शेयर करता है ये, तो इसका कुछ हिस्सा दूसरे देश में भी है। लेकिन यहां दो क्वेश्चन बनेंगे, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो फिर तो बताना आपने कंचनजंगा। और अगर क्वेश्चन आ गया हाईएस्ट पीक इन इंडिया लोकेटेड एंटायरली इन इंडिया, जो जिसका कोई भी हिस्सा बाहर टच नहीं करता, उसका नाम आपने नंदा देवी बताना है। दो अलग अलग डेटा है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आपने कंचनजंगा बताना है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक एंटायरली लोकेटेड इन इंडिया, तो आपने फिर नाम क्या बताना है? इसका नाम बताना आप सभी ने नंदा देवी। और ये अगर कामेट पूछे कहां पर है, तो आपने बताना उत्तराखंड के अंदर है कामेट। और जवाब इसका क्या आएगा बेटा? आपने बताना 4 नंबर आएगा। आगे बढ़ते, वेयर इन इंडिया इज द वेमानंद लेक लोकेटेड। वेमानंद लेक आपने बताना कहां पर है, तो ये केरला के अंदर है। सबसे पहला डाटा क्या है? लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। अगर भारत की सबसे लंबी झील पूछे ना, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है बेटा? तो वेमानंद है। कहां पर है? केरला के अंदर है। और बड़ी फेमस बात क्या है, जब ओनम फेस्टिवल होता है, ओनम फेस्टिवल, कभी भी क्वेश्चन आए आपको कि सर बताइएगा ओनम फेस्टिवल कहां पर होता है? केरला के अंदर। और जब ओनम फेस्टिवल होता है उस समय यहां पर एक बोट रेस करवाई जाती है इस लेक में, जिसका नाम है स्नेक बोट रेस। अगर आपको स्नेक बोट रेस आ जाए, कहां पर करवाई जाती है? तो केरला में करवाई जाती है बेटा। अगर आपको स्नेक बोट रेस आ जाए तो केरला में बताना। और वेमानंद लेक पूछे कहां पर है, तो आपने बताना केरला के अंदर है। रामसर साइट भी है वेमानंद लेक, तो आपने बताना रामसर साइट भी है वेमानंद लेक। तो इसका जवाब आपने क्या लगाना है? 3 नंबर केरला लगाना है। और झील का नाम क्या है? वेमानंद लेक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप सारे। महिंद्रा हॉकी स्टेडियम कहां पर लोकेटेड है? आपने अपने दिमाग में इन क्वेश्चनों के आंसर साथ साथ देते जाने हैं। महिंद्रा हॉकी स्टेडियम भारत का एक बहुत ही मेजर स्टेडियम है, मुख्य स्टेडियम है। और इसका ये बना कहां पर हुआ? मुंबई के अंदर बना हुआ है। और मुंबई में बना हुआ है तो जवाब इसका क्या आएगा? महाराष्ट्र। अगर क्वेश्चन आ गया महिंद्रा हॉकी स्टेडियम कहां पर है बच्चों, तो आपने बताना महिंद्रा स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके अलावा मुंबई में कुछ स्टेडियम और भी है, जैसे मान लो वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आगे बताइए सर वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है, तो आपने बताना ये स्टेडियम मुंबई के अंदर है। और इसी स्टेडियम के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। अगर आपको बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछे ना तो वानखेड़े स्टेडियम में है। और वानखेड़े कहां पर है, तो आपने बताना सर मुंबई के अंदर है। उसके अलावा अगर आपको डीवाई पाटिल स्टेडियम आ जाए, डीवाई पाटिल स्टेडियम, तो नवी मुंबई बता देना सारे, फिर आपने नवी मुंबई बता देना है। क्वेश्चन कभी भी आए, डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में है। और महिंद्रा हॉकी स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। आगे बढ़िए,
द नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन। आपको क्वेश्चन आएगा नेशनल मैरीटाइम डे। देखो मैरीटाइम क्या होता है, समुद्री यातायात का जो सेक्टर होता है ना, या अगर आप बात करें जो सी ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, समुद्री जहाज सामान लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं, इस सेक्टर को क्या बोला जाता है बेटा, मैरीटाइम सेक्टर। आपने बताना मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, तो आपको बताना सर 5 अप्रैल, मेरी बात सुनना ध्यान से, 5 अप्रैल 1919 को भारत का पहला जहाज जिसका नाम था एस एस लॉयल्टी, और ये सबसे पहली बार 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन की यात्रा पे गया था। बॉम्बे से लंदन की यात्रा पे गया था सामान लेकर, गुड्स लेकर। मैरीटाइम सेक्टर में गुड्स यानी सामान ढोने वाले जहाज आते हैं, और आपने बताना है ये मैरीटाइम सेक्टर की शुरुआत थी भारत के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया कि भारत का पहला समुद्री जहाज एसएस लॉयल्टी 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन की यात्रा पे गया था सामान लेकर, और इसी वजह से हर साल 5 अप्रैल को भारत के अंदर नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में मैरीटाइम सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है, उसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपने बताना है लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपने इसका हेडक्वार्टर कहां बताना है बेटा, लंदन में बताना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ गया भारत का पहला, अगर क्वेश्चन आ गया इंडिया का फर्स्ट नेशनल, इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम मतलब जहां पर आप अपनी विरासत रखते हैं, ठीक है ना। आज तक मैरीटाइम सेक्टर में क्या क्या अपन ने हासिल किया, बड़े बड़े जहाज जो पुराने हो चुके, डीकमीशन हो चुके हैं, इनको इस म्यूजियम में खड़ा किया गया, जिससे हमें अपनी धरोहर का पता चल सके भी हमने आज तक अपने मैरीटाइम सेक्टर में क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी है, ठीक है ना। तो आपने बताना है इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, और इसको ओपन किया गया है लोथल गुजरात के अंदर। इसको लोथल गुजरात में ओपन किया गया है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जवाब इसका क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क लोकेटेड। बहुत फेमस है गल्फ ऑफ मन्नार, तो आपको पता है एक समुद्र में वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ मन्नार, जैसे बे ऑफ बंगाल है उसी प्रकार गल्फ होती है बेटा, आपने बताना है। और बे और गल्फ क्या होती है, जिसका एक हिस्सा जमीन से टकराता हो, एक ऐसी वाटर बॉडी जिसका एक हिस्सा जमीन से टकराता और 3 हिस्से जिसके समुद्र से टकरा रहे हैं। आपने बताना सर, अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। ये गल्फ ऑफ मन्नार भी तमिलनाडु में, इसको क्या बना दिया गया, मेराइन यानी समुद्र वाला नेशनल पार्क बना, मतलब पानी वाला एरिया है, और इसको क्या डिक्लेयर कर दिया है, नेशनल पार्क। और पूछे कहां पर है, तो आपने बताना तमिलनाडु के अंदर है, और जवाब इसका क्या लगाओगे, 2 नंबर लगाओगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आस्ताना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है आस्ताना किस देश की राजधानी है। तो मैं आपको बता दूं सर, जब यूएसएसआर अलग हुआ था ना, उस समय एक देश का नाम था कजाकिस्तान, एक देश अलग हुआ कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया था अगर बात करें नूर सुल्तान नजरबायेव। जैसे ही नूर सुल्तान को राष्ट्रपति बनाया गया ना, और वो राष्ट्रपति रिटायर हुआ था 28-29 साल की सर्विस के बाद में, उसके बाद में वहां की जो राजधानी थी आस्ताना, इस आस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया, नूर सुल्तान। लेकिन क्या हुआ, लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि हाँ राजधानी का नाम हम नूर सुल्तान रखें। इस वजह से सन 2022 के अंदर वापस इस शहर का नाम बदलकर आस्ताना कर दिया है, इसलिए काफी चर्चा में है। क्वेश्चन आएगा कजाकिस्तान की कैपिटल, आपने बताना है आस्ताना, और जवाब इसका क्या नंबर आएगा बेटा, 1 नंबर आएगा, ठीक है ना। अगर कजाकिस्तान की कैपिटल पूछ ले तो आपने क्या बताना है, आस्ताना बताना है, और जवाब इसका क्या आएगा, 1 नंबर आएगा। आगे बढ़ते सर, मार्सिमिकला पास कहां पर लोकेटेड है। मार्सिमिकला पास बड़ा फेमस पास है, और ये पास कहां पर लोकेटेड है, तो आपने बताना लद्दाख में है। पास क्या होता है, मैंने आपको बताया होगा कि 2 पहाड़ है, और 2 पहाड़ों में एक स्थान पहाड़ के उस पार है, एक स्थान इस पार है, और पहाड़ के बीच का ऐसा रास्ता जो दोनों स्थान को जोड़ने का काम करता है, उसको पास या दर्रा बोला जाता है, ठीक है ना। तो आपने बताना मार्सिमिकला पास कहां पर है, तो ये लद्दाख में है। और लद्दाख जो है, ध्यान से सुनना सारे, ये लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को नया यूटी बना था,
ये यूटी बना था, यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर को किसके जन्मदिन पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। और वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? आप सभी ने बताना, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। आपने बताना नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे भारत को एक कर दिया था। राष्ट्रीय एकता दिवस, कभी भी क्वेश्चन आ गया कि नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। और लद्दाख बना था 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख की दो राजधानी आप सभी जानते हैं, एक का नाम है लेह और एक का नाम है कारगिल। एक का नाम है लेह, एक का नाम है कारगिल। उसके अलावा लद्दाख से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ की जो लेक है तसोकर, तोकर ही बोला जाता है, लेकिन चलो अपन टी को साइलेंट नहीं करते। और एक का नाम है तोमोरिरी, तोमोरिरी, ठीक है। आपने बताना है तसोकर सोमोरिरी है, MORIRI, ठीक है ना, सोमोरिरी। तो तसोकर सोमोरिरी जो लेक है ना, ये कहां पर बेटा? लद्दाख में है। और उसके अलावा अगर क्वेश्चन आए आपको कि बताइए सर, एक एयरपोर्ट का नाम याद रखना है, कुशोक बाकुला, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट कहां पर है? लेह में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बना हुआ एयरपोर्ट है। भारत का सबसे हाई एलिवेशन पर, हाई एलिवेटेड जो बना हुआ एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है? तो आपने नाम बताना है, कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। उसके अलावा लेह के अंदर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। और इसका संबंध सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी से है। इनका जो संबंध है सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी से है। तो आपने बताना सर, पत्थर साहिब जो गुरुद्वारा है ये भी कहां पर है? तो आपने बताना है लेह के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बढ़िया से करनी है। और मार्सी, अगर आपको क्वेश्चन आए ना सर मार्सी मिकला पास कहां पर है, तो आपने बताना लद्दाख के अंदर है, ठीक है। चलो, और गैल्वन वैली काफी चर्चा में रहती है, गैल्वन वैली। अगर कभी भी गैल्वन वैली आ जाए ना तो आपने बताना सर ये भी लद्दाख में है, ठीक है। चलिए, वेयर इज द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेडक्वार्टर? आपको बताना सर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहां पर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की संस्था है। और फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है? पूरी दुनिया में फूड और एग्रीकल्चर के सेक्टर का विकास करना। और ये बना कब था? 16 अक्टूबर 1945 को बना था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा? रोम के अंदर है। और रोम कैपिटल कहां की है? तो आप सभी जानते हैं इटली की है। और करेंसी का नाम क्या है? तो बताना यूरो है। अच्छा, उसके अलावा 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन बना, इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इसी ने क्या किया? वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नाम से एक संस्था बनाई। इस संस्था का मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कॉम्बेट हंगर, यानी भूखमरी को कॉम्बेट करना, खत्म करना। कॉम्बेट हंगर इसका नाम मेन काम है। और इसी के कारण हर साल 28 मई को, इसी के कारण हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। आपने बताना 28 मई को हर साल वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। और इसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल पीस अवार्ड मिला था। 2020 का आपने बताना नोबेल पीस अवार्ड मिला था। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम के अंदर है। और रोम कहां पर है बेटा? इटली के अंदर है, ठीक है ना। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बढ़ाते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी ऐसी है जो आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं आप कन्वर लेक। कन्वर लेक आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी, ये एशिया की लार्जेस्ट ओक्स बाउ लेक है। और ये रामसर साइट भी है। और कहां पर है? बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर है। थाटेगढ़, थाटेगढ़ कहां पर बताओगे आप? ये आपने बताना है सर, ये आपने केरला में बताना है, केरला में। बोनल कहां पे? बोनल, बोनल है बेटा कर्नाटका के अंदर। और उसके अलावा कौंदिनिया कहां पर है? कौंदिनिया आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अगर कौंदिनिया बर्ड सेंचुरी पक्षी विहार पूछे कहां पर है, आपने आंध्र प्रदेश बताना है। जवाब क्या आएगा? कौंदिनिया। कन्वर लेक बताना है बिहार। थाटेगढ़ आपने बताना है केरला।
बोनल बताना आपने कहां पर बेटा, कर्नाटका। और कौंडिन्या कहां पर बताना, आंध्र प्रदेश। अब आपने आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल अभी डिक्लेयर की गई है उसका नाम बताना है। आंध्र प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं, कितनी राज्यसभा सीटें हैं, और यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के गवर्नर कौन है, जितना भी हो उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। तो जवाब इसका क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ नेक्स्ट पे। इन विच स्टेट इज द ताज महोत्सव सेलिब्रेटेड। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए ताजमहल है कहां पर। ताजमहल आपके ने बताना सर आगरा में है। आपने बताना ताजमहल आगरा में है। और ताजमहल जो है जिस नदी के किनारे है, इस ये यमुना रिवर है। सबसे पहली बात, ताजमहल का जो निर्माण है लगभग माना जाता है 1631 में शुरू हुआ और 1653 में लगभग खत्म हुआ, और इसको लगभग 22 वर्ष लगे, ऐसा माना जाता है इतिहासकार के द्वारा। इवन की कहीं न कहीं एक आधा साल आगे पीछे भी आता है। 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1653 में इसका निर्माण खत्म हुआ। और इसका निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने करवाया। और इन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इनकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, इसकी याद में करवाया। और इन्हीं अर्जुमंद बानो बेगम को क्या कहा जाता है, मुमताज कहा जाता है, मुमताज, ठीक है। और इसके चीफ अगर आप बात करें चीफ आर्किटेक्ट का नाम क्या था, अगर चीफ आर्किटेक्ट की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी थे बेटा। चीफ आर्किटेक्ट का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और अगर आप बात करें किस आर्ट का प्रयोग किया गया, तो पित्रादुरा आर्ट का प्रयोग किया गया। आपने बताया पित्रादुरा आर्ट का प्रयोग किया गया। और व्हाइट संगमरमर का प्रयोग किया गया। व्हाइट संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया। और पत्थर लाया कहां से गया, मकराना से लाया गया। मकराना कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। अगर क्वेश्चन आएगा भारत का पहला मकबरा जिसके अंदर संगमरमर या मार्बल का प्रयोग किया गया, वो हुमायूं का मकबरा था। भारत का पहला मकबरा जिसमें पत्थर का प्रयोग किया गया या मार्बल का प्रयोग किया गया, वो कौन सा था, हुमायूं का मकबरा था। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और एक ऐसा मकबरा जिसमें सबसे ज्यादा मुगलों के मतलब शव दफन है, सबसे ज्यादा मुगलों के टॉम बने हुए हैं। 9 मुगल्स के टॉम कहां पर बने हुए हैं, हुमायूं की टॉम में बने हुए हैं। और हुमायूं का मकबरा ऐसा मकबरा है जिसमें सबसे पहली बार क्या हुआ सबसे पहली बार उसमें क्या हुआ बेटा, तो आपने बताना उसमें प्रयोग किया गया पत्थर का या संगमरमर का, या जिसमें आप बोलते हैं मार्बल का। अगर बात करें पित्रादुरा आर्ट का प्रयोग करके सबसे पहले जो मकबरा बना था ना, एतमादुल्ला का टॉम है बेटा, एतमादुल्ला का। और ये टॉम कहां पर बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ध्यान में रखोगे। और इसका जवाब क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। ताज महोत्सव कहां मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद में वेयर इन इंडिया इज द, आपने एक फॉल्स का नाम याद रखना है जिसका नाम क्या है बेटा, आपने बताना है नो संगीतियांग। इसका नाम है नो संगीतियांग। इस फॉल्स का या झरने का नाम है, आराम से देखो, नो संगीतियांग। और ये फॉल्स है कहां पर, तो आपने बताना सर मेघालय में है। अगर आपको नो संगीतियांग आराम से पढ़ोगे तो याद भी हो पाएगा, नो संगीतियांग। और ये फॉल है कहां पर, मेघालय के अंदर है। उसके अलावा कभी भी आपको जोग फॉल आ जाए तो आपने बताना सर कर्नाटका में है। एक दूध सागर झरना आ जाए दूध सागर, तो आपने बताना सर ये गोवा में है, ठीक है। और अगर मेघालय में एक लेक है उमियाम लेक है, जो एशिया की सबसे साफ सुथरी लेक है बेटा, ये भी मेघालय में है। अगर कभी भी उमियाम लेक आ जाए ना तो मेघालय में बताना आप सभी ने। और जवाब इसका क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। इस लेक में एक बार क्या हुआ, फोटो ली गई ड्रोन से, और इसमें बोट जा रही थी, तो ड्रोन से जब फोटो लिया गया ऐसा लगा कि बोट हवा में है। मतलब पानी इतना ट्रांसपेरेंट है, उस पानी से मतलब जो अपनी लेक है उसका सरफेस दिखाई देता है, इतना साफ पानी है यहाँ का, ठीक है। इसलिए एशिया की जो सर्वश्रेष्ठ या बिल्कुल साफ सुथरी झील का नाम क्या है, तो आपने बताना उमियाम। मेघालय की कैपिटल बता दीजिए सारे। आगे बात करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ठीक है ना। जल्दी से अपने आप इसका आंसर दीजिएगा। बखीरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ जी, ठीक है, आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन आ गया बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो आपने बताना सर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उसके अलावा अगर दुधवा नेशनल पार्क आ जाए,
दुधवा नेशनल पार्क आ जाए तो भी आपने कहां पर बताना, उत्तर प्रदेश के अंदर बताना है, ठीक है। और इसका नाम क्या, बखीरा, बताना उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए। मेडिएटू इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा ऑफ विच इंडियन स्टेट। अगर मेडिएटू आ जाए ना, मेडिएटू, तो आपने बताना सर मेडिएटू किया जाता है केरला के अंदर। मेडिएटू पूछे कहां पर किया जाता है, केरला के अंदर। और उसके अलावा अगर आपको मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और उसके अलावा कथकली, ये दो क्लासिकल डांस है, ये भी केरला में किए जाते हैं। कथकली किया जाता है मेंस के द्वारा और मोहिनीअट्टम किया जाता है वीमेन के द्वारा, ठीक है। और मेडिएटू अगर आपको डांस ड्रामा जाए तो किस भारतीय स्टेट का बताना, आप सभी ने केरला का बताना है, ठीक है। तो जवाब इसका क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। आगे बढ़िए। कढ़ाना डैम बड़ा फेमस है बेटा। कढ़ाना डैम कहां पर है? पहली बात, कढ़ाना डैम एक रिवर पे है और रिवर का नाम है माही, ठीक है, माही रिवर। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि भारत में 4 रिवर ऐसी है जिसमें अगर आप बात करें समानता का नाम लिखेंगे, समानता, नैता। तय पे हो गया साबरमती, साबरमती। मां पे हो गया माही, ना पे हो गया नर्मदा, नर्मदा। और ता पे हो गया ताप्ती या तापी, ताप्ती। ये 4 रिवर भारत की ऐसी है जो ईस्ट टू, आपने बताना ये 4 रिवर ऐसी है भारत की जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। मतलब ये अगर भारत की बात करें ना, बाकी सारी रिवर इस तरीके से इधर बहती है सारी, लेकिन ये 4 रिवर ऐसी है जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया भारत की 4 नदियां जो ईस्ट टू वेस्ट बहती है वो कौन सी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। और ये माही कहां पर है बेटा, गुजरात। और इसी पर एक डैम बना हुआ कढ़ाना, तो जवाब क्या आएगा इसका, गुजरात आएगा, 3 नंबर। आगे बढ़िए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हिस्ट्री के क्वेश्चन है कुछ, और आज आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन करने हिस्ट्री के। और आप क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले अपना आंसर देने की कोशिश करना। सबसे पहला, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड स्टैम्प्ड द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन्स एंड हैड हिज नेम इंस्क्राइब्ड इन नागरी कैरेक्टर्स। नागरी मतलब आज जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी, और देवनागरी की ही पूर्वज भाषा का नाम क्या, नागरी है। आपने बताना है एक कॉइन्स पर देवी लक्ष्मी का फोटो और उसके बाद में खुद का नाम, ये खुदवाया किस बादशाह ने या किस राजा ने, तो आपने राजा का नाम बताना है, मोहम्मद गौरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक ऐसा मुस्लिम राजा जिसने देवी लक्ष्मी का फोटो ताकि भारतीय लोगों के दिल में जगह बनाई जा सके, और इसका जवाब क्या आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और मोहम्मद गौरी के बारे में 2 युद्ध बड़े फेमस है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और ये हुआ 1191 में, और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये 1192 में हुआ। फर्स्ट ये हारा और सेकेंड ये जीता, ठीक है। और किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है ना। तो जवाब आएगा मोहम्मद गौरी। देवी लक्ष्मी की फोटो सिक्कों पर किसने मतलब लगवाया, तो आपने बताना मोहम्मद गौरी। 2 नंबर जवाब आएगा इसका। ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ Muhammad bin Qasim, many Hindus in Sindh were forcibly converted to Islam और they were reconverted to Hinduism by the authority of। आपको पता 712 में सबसे पहला मुसलमी अटैक हुआ 712 में, जिसको बैटल ऑफ आरोर कहा जाता है या बैटल ऑफ रेवार कहा जाता है। और ये युद्ध हुआ किस किस के बीच में था, आपने बताना मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जो पहला मुस्लिम हमला हुआ ना, अरब इन्वेजन हुआ था, अरब के लोगों ने हमला किया, और ये हुआ 712 में मोहम्मद बिन कासिम। हमले तो इससे पहले भी हो चुके थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी उन लोगों को। 712 में मोहम्मद बिन कासिम और अटैक हुआ किसका बेटा, देवल यहाँ का राजा था दाहिर। जो सिंध प्रांत था, सिंध, इसकी राजधानी हुआ करती थी देवल। सिंध जो प्रांत था इसकी राजधानी हुआ करती थी देवल, ठीक है। आपने बताना सिंध प्रांत की राजधानी देवल, और देवल में ब्राह्मण वंश का एक राजा राज करता था जिसका नाम क्या था, दाहिर। और ये युद्ध होता है बेटा किसके बीच में, कासिम और दाहिर के बीच में, और युद्ध दाहिर हार जाता है, कासिम जीत जाता है। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, मुल्तान को लूटता है, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान। और मुल्तान में सोना बहुत ज्यादा था इसलिए मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कह देता है, सिटी ऑफ गोल्ड। इसके बाद में इसने सिंध वासियों को कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस्लाम बन जाओ
या फिर आप पर लगेगा जजिया टैक्स। तो भारत में जजिया लगाने वाला पहला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन इसने ब्राह्मणों पर, विधवा महिलाओं पर, बच्चों पर और उसके अलावा अगर आप बात करें तो डिसेबल जो लोग थे ना, उन पर ये जजिया कर नहीं लगाया। और जजिया कर ब्राह्मणों पे लगाने वाला पहला कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तो आपने एक बात याद रखनी है, सिटी ऑफ गोल्ड कहा था मुल्तान को किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में बहुत सारे लोगों ने हिंदू से मुसलमान धर्म कन्वर्टेड कर लिया, लेकिन वापिस मुसलमानों से हिंदू जो वापिस बने तो वो किस समिति ने बनाए? तो आपने बताना देवल, क्योंकि सिंध की राजधानी क्या हुआ करती थी बेटा? देवल। तो इसका जवाब आएगा देवल स्मृति। आपने जवाब बताना बेटा देवल स्मृति, और जवाब इसका क्या आएगा? आपने बताना 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एबोलिश द इक्तास? इक्ता क्या होता था? तो आपने बताना सर, एक शासक आया इल्तुतमिश, एक शासक आया इल्तुतमिश जिसने 1211 से लेकर 1236 तक राज किया दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। और फर्स्ट जिसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया दिल्ली सल्तनत में, पहला पर्सन जिसको सुल्तान का टाइटल ग्रहण किया वो इल्तुतमिश था, और इसी को एक्चुअल फाउंडर माना जाता है गुलाम वंश का, ठीक है। आपने बताना इल्तुतमिश ने क्या किया? इक्ता सिस्टम शुरू किया। इक्ता, इक्ता में क्या होता था? जो युद्ध में गए ना सैनिक, उनको सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, और उनको जीते हुए जो एरिया थे उसमें एरिया बांट के दे दिया जाता था। और प्रोविंस को क्या बोला जाता था? जमीन के टुकड़ों को क्या बोला जाता था? इक्ता बोला जाता था। लेकिन आप सभी को पता है 1296 में खिलजी वंश का एक राजा बना अली गुरशस्प, अली गुरशस्प, या इसको अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले इसने क्या किया? परमानेंट आर्मी रखी, ठीक है। सबसे पहले परमानेंट आर्मी रखी, परमानेंट। और परमानेंट आर्मी के बाद में इसने सैलरी जो थी वो कैश में देनी शुरू करी, लेकिन ईयरली दिया जाता था, साल का पैसा एक साथ दिया जाता था। अब सैलरी कैश में दी जाएगी, क्या इक्ता मिलेगा? फिर इक्ता तो जमीन का टुकड़ा होता था, सैलरी सैलरी के बदले ही तो इक्ता दिया जाता था, कैश में पैसा नहीं दे पा रहे। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? पैसा कैश में देना शुरू किया, तो इक्ता सिस्टम क्या हो गया? अपने आप ही खत्म हो गया। तो जवाब आएगा अलाउद्दीन खिलजी। और इक्ता सिस्टम शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने आपको पता है हुलिया, हुलिया और दाग सिस्टम शुरू किया था। मार्केट कंट्रोल शुरू किया था इसने। मार्केट कंट्रोल मतलब प्राइस को कंट्रोल कर दिया इसने, क्योंकि आपको पता है परमानेंट आर्मी रखी, उनके लिए ड्रेस कोड लगा दिया। हुलिया मतलब हर सैनिक का एक प्रकार से हुलिया लिखा जाएगा, जिससे कोई विदेशी सेना का जासूस आकर उसमें शामिल ना हो पाए। आधार कार्ड ही होता था जो हुलिया एक प्रकार का था। दाग, घोड़ों को दागा जाता था ताकि कोई भी मौके पर आकर किसी, मतलब कई बार दगा हो जाता था, धोखा हो जाता था, और मौके पर दुश्मनी देश के जो लोग थे ना, दुश्मनी सेना के जो लोग थे, वो ट्रेंड घोड़ों की जगह अनट्रेंड घोड़े शामिल कर देते थे। अब घोड़ों को दाग देंगे तो जैसे ये रहेगा हमारा घोड़ा कौन सा है, दूसरा घोड़ा कौन सा है, इससे धोखा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और मार्केट कंट्रोल, इसने कहा कि मार्केट में कोई ज्यादा प्राइस नहीं लेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया ताकि सेना इतनी ज्यादा है और हर साल इनको कैश सैलरी बढ़ा के नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए मार्केट का प्राइस कंट्रोल कर दिया। जो कम तोलेगा उसको अब उसके शरीर का मांस उतारकर जितना कम तोला है उतना तोल पूरा किया जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल किया था बेटा, ठीक है ना। तो जवाब इसका आएगा अलाउद्दीन खिलजी, और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 1 नंबर। Which among the following two cities were joined by Sadak-e-Azam, Sadak-e-Azam, or the precursor of the Grand Trunk Road built by शेरशाह सूरी? आपने बताना है शेरशाह सूरी ने ना शेरशाह सूरी मार्ग बनाया, और ये मार्ग आपको पता है सोनार गांव से लेकर ये सिंध में जाता था, सिंध में, ठीक है ना, आज के टाइम में पाकिस्तान तक जाता था, और ये इसको जीटी रोड कहा जाता था बाद में। लेकिन इसमें सड़क-ए-आजम ये कहां से कहां तक जाती थी? तो आपने बताना सर, ये आगरा से सासाराम, आगरा से सासाराम, क्योंकि आपको पता है शेरशाह सूरी दूसरा अफगान वंश था। इसने भारत पे राज किया 1540 से लेकर, वैसे तो ये तो 1545 में मर गया था शेरशाह सूरी, लेकिन सूरी डायनेस्टी ने राज किया 1540 से 1555। और उसमें अगर बात करें मुगलों की राजधानी क्या हुआ करती थी? आगरा, तो शेरशाह सूरी भी डेफिनेटली आगरा ही बैठेगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार के अंदर है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार के अंदर है। तो जवाब इसका क्या आएगा बेटा? आपने बताना आगरा से सासाराम। दूसरी बात, इस रोड का शुरू में नाम सड़क-ए-आजम शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, और ये रोड आपको मैं बता दूं
सोनार गांव जो वेस्ट उधर बंगाल में था उस समय, लेकिन आज जो सोनार गांव है बांग्लादेश के अंदर है, और वहां से लेकर ये लाहौर तक जाता था ये मार्ग, ठीक है ना। तो ये आपने सभी ने बताना। सड़क आजम ये आपने बताना है आगरा से सासाराम, आगरा से सासाराम बताना सभी ने, ठीक है। और अगर बात करें आज भारत में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? 599 है। लॉन्गेस्ट कौन सा है? NH44, NH44, ठीक है। और अगर बात करें स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा, वो आपने बताना बेटा। 548 है। नेशनल हाईवे 548 है, और ये महाराष्ट्र में 5-7 किलोमीटर लंबा है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनफेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग बेलिग्रेंट्स, या किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध? आपको पता है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, और ये लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली, और दूसरे सामने कौन थे बेटा? मराठा थे, ठीक है। दूसरे कौन थे? आपने बताना मराठा लोग थे। इसका जवाब क्या आएगा? तो आपने बताना है मराठा एंड अफगान्स, क्योंकि आपको पता है ये अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, और इसका जवाब आएगा मराठा एंड अफगान्स आएगा, ठीक है। चलिए द फेमस ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड विच अमंग द फॉलोइंग इन 1665? आपको पता है शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा और लगातार दक्षिण भारत में मुगलों को नुकसान पहुंचा रहा था। इस वजह से 1665-64 के अंदर औरंगजेब ने क्या किया? महाराजा जयसिंह को भेजा, जो जयपुर के राजा थे, आमेर के राजा जयसिंह, उनको भेजा जाइए और शिवाजी को कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है ना। तो 1665 के अंदर 64 के अंदर इनके बीच में भिड़ंत होती है, और उसके बाद में महाराजा जो जयसिंह है और जो शिवाजी है, इनके बीच में एक संधि होती है 1665 के अंदर, जिसको पुरंदर की संधि कहा जाता है। और इस संधि के तहत जो 35 किले थे शिवाजी के पास, 35 किलों में 23 किले किसके पास रहेंगे? ये 23 फोर्ट्स रहेंगे मुगलों के पास, और 12 फोर्ट्स किसके पास रहेंगे? शिवाजी के पास, ठीक है। और इसके अलावा शिवाजी को अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा में औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ेगा। और जैसे ही 1666 के अंदर ये दरबार में पेश होते हैं, तो आपको पता है इनका अपमान होता है शिवाजी का, इस अपमान को सहन नहीं कर पाते और वो इसका विरोध करते हैं, जिसकी बदौलत औरंगजेब इनको आगरा किले के अंदर जयपुर भवन है वहां पर कैद कर लेता है शिवाजी महाराज को, और वहीं से शिवाजी महाराज 3-1 महीने बाद क्या हो जाते हैं बेटा? फरार हो जाते हैं, और 3 महीने बाद छूटने में कामयाब होते हैं, ठीक है ना। शिवाजी पढ़ो तो ये चीजें सारी पता चलेगी। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में हुआ किस किस के बीच में? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में। तो जवाब इसका क्या आएगा बेटा? आपने बताना जयसिंह आएगा, ठीक है। चलिए हू रोट फेमस हिंदी वर्क पद्मावत? पद्मावत में रानी पद्मावती या मां पद्मावती का जिक्र आता है, सारा सारा पता चलता है पद्मावती के बारे में। और ये लिखा किसने बेटा? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। पद्मावत ग्रंथ लिखा मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इसी मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम का पीर, अगर क्वेश्चन आ गया प्रेम का पीर कवि किसको कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत किसके टाइम में लिखा? तो आपने बताना सर ये लिखा था इसने शेरशाह सूरी के टाइम में, शेरशाह सूरी के टाइम में लिखा। और पद्मावत से किसका जिक्र पता चलता है? अलाउद्दीन खिलजी का पता चलता है सारा का सारा। पद्मावत ग्रंथ से अलाउद्दीन खिलजी का पता चलता है और इसके अभियानों का पता चलता है। और आप सभी जानते हैं पद्मावती एक रानी थी, और चित्तौड़ के राजा अगर आप बात करें रावल रतन सेन की महारानी थी बेटा, ठीक है ना। तो चलिए जौहर हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर, चित्तौड़ का जौहर। रानी पद्मावती ने कहा जाता है 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था। जौहर होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को आग या पानी में डुबो लेते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स मलिक मोहम्मद जायसी कंप्लीटेड हिज एपिक वर्क पद्मावत? पद्मावत किसके टाइम में लिखा गया? तो मैंने आपको बताया शेरशाह सूरी के टाइम में लिखा गया। जवाब आएगा 1 नंबर। आगे आते हैं मोती मस्जिद वॉज बिल्ड इन रेड फोर्ट। देखो भारत में 2 मोती मस्जिद बड़ी फेमस है, पर्ल मॉस्क कहा जाता है, मोती मस्जिद कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया मोती मस्जिद आगरा, तो फिर तो बताना है शाहजहां। अगर मोती मस्जिद आ गया दिल्ली के रेड फोर्ट में, फिर आपने बताना है औरंगजेब। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई, और आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई बेटा? शाहजहां ने। अब यहां पर किसका पूछा बेटा? रेड फोर्ट कहां पर है? दिल्ली में है। तो क्या जवाब लगाओगे? औरंगजेब लगाओगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा सभी को। आगे बढ़िए सारे।
हु अमंग द फॉलोइंग कंस्पायर्ड अगेंस्ट इब्राहिम लोदी एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया? आपको पता है भारत में 1451 से लेकर 1526 तक लोदी डायनेस्टी ने राज किया था। और लोदी डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। और इब्राहिम लोदी ने राज कब से कब तक किया? 1517 से लेकर 1526 तक। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है जिसको पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है 1526 के अंदर। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, बाबर को जो इनवाइट किया था अटैक करने के लिए, वो इनवाइट किया था दौलत खान लोदी। और दौलत खान लोदी किसके अंडर काम किया करता था? ये काम किया करता था इब्राहिम लोदी। अपनों ने ही अपनों को लूट लिया, ठीक है ना। तो आपने बताना सर इसका जवाब क्या आएगा बेटा? तो आपने बताना है 2 नंबर। तभी तो वो एक शायर बड़ा फेमस है ना, तो हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, और हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कश्ती तो अपने वालों ने डुबो दी ना। उधर गौरी के टाइम जयचंद ने डुबो दी, और उसके बाद में मुगलों के टाइम बहुत सारे लोग इनके साथ जाके मिल गए मुगलों के साथ, ठीक है ना। तो जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। Who among the following sultans of Delhi Sultanate introduced new coins अद्दा एंड बिख? आपको मैं बता दूं, अद्दा और बिख के नाम से जो कॉइन शुरू किए ना, मतलब ये कॉइन के छोटे रूप होते थे। जैसे मान लो 1 रुपए का सिक्का आ गया, 1 रुपए से कोई छोटा सिक्का था ही नहीं, फिर अद्दा और बिख के नाम से कॉइन शुरू किए, और शुरू करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आपने बताना है फिरोज शाह तुगलक जो था, ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का राजा था। सबसे ज्यादा नहरें इसने बनवाई। सबसे अगर बात करें तो इसने जजिया कर लगा दिया था। सबसे ज्यादा जो गुलाम थे इसके टाइम में थे, ठीक है ना। इसलिए दीवाने बंदगान के नाम से डिपार्टमेंट भी बनाया था इसने। अगर दीवाने बंदगान आ जाए, दीवाने बंदगान, तो आपने बताना ये बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। और इस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने बंदगान था। आगे बढ़ते इसके बाद में, Which of the following monument was built by Emperor Babur to mark his victory over Sultan Ibrahim Lodi at the first battle of Panipat? देखो मुगल बादशाह जब भी जीतता था खुश बड़ा होता था। और पानीपत की पहली लड़ाई तो बहुत बड़ी युद्ध था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत ज्यादा थी, बाबर के पास तो 10-12 हजार की सेना थी, और उसके बावजूद ही बाबर जीत गया। जीतने के बाद पानीपत में काबुली मोस्क और काबुली क्या बनाई बेटा? आपने बताना बाग बनाया। काबुली बाग और काबुली मोस्क बनाई। तो आपने बताना सर काबुली बाग मोस्क कहां पर बनाई गई? तो आपने बताना है पानीपत के अंदर। और किसके द्वारा? बाबर के द्वारा, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा, ठीक है। और इसका जवाब क्या आएगा बेटा? 2 नंबर इसका जवाब आएगा। पानीपत में जीतने के बाद पानीपत के अंदर ही बनाई गई थी बेटा काबुली बाग और काबुली मोस्क, ठीक है ना। आइए उसके बाद में, तबाकत ए नासिरी वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स? तबाकत ए नासिरी से ही पता चलता है रजिया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, बहराम शाह के बारे में, और ये गुलाम वंश के राजाओं के बारे में पता चलता है। और तबाकत ए नासिरी किसने लिखी? तो आपने बताना है मिनहाज ए सिराज ने लिखी। और ये किसके दरबार में रहा करता था? तो ये रहा करता था नसरुद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह के दरबार में रहा करता था। गुलाम वंश का राजा था बेटा ये, ठीक है ना। और ये वो राजा था जो टोपी सील कर या कुरान की कॉपी बेचकर अपना गुजारा किया करता था। और इतिहास में एक ही मात्र राजा ऐसा है जिसके बाप का भी नाम सेम था और वो राजा का नाम भी सेम था। और ये कौन है बेटा? तो आपने बताना नसरुद्दीन महमूद शाह। और ये इल्तुतमिश का पोता था बेटा, इल्तुतमिश का पोता था ये, ठीक है ना। तो जवाब इसका क्या आएगा? मिनहाज सिराज ने किताब लिखी तबाकत नासिरी, और इसी तबाकत नासिरी से बेटा गुलाम वंश के राजाओं के बारे में पता चलता है, ठीक है। चलिए जवाब आएगा 1 नंबर। मोहम्मद गौरी असेंडेड द थ्रोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? आपने बताना सर मोहम्मद गौरी जो है, आप सभी जानते हैं गौरी कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। ये अफगानिस्तान से आया था, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा यहां मेरी बात समझना, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का राजा कब बना? गौर प्रांत का राजा कब बना? 1173 में बना, ठीक है। ये बना 1173 में। और इसने भारत पे पहला अटैक कब किया? 1175 के अंदर किया। भारत पे पहला अटैक कब किया? 1175 में किया। याद रखना सारे के सारे। मुल्तान पे पहला अटैक था बेटा, मुल्तान पे पहला अटैक था इसका 1175 के अंदर। तो क्वेश्चन बनेगा मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान में राजा कब बना? तो आपने बताना 1173 में राजा बना था। जवाब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following ममलूक सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली? गुलाम वंश के राजाओं को ममलूक वंश के राजा भी कहा जाता है। गुलाम वंश है ना, उसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी को ममलूक कहा जाता है, और इसी को ही इलाबारी कहा जाता है, इलाबारी। और इसमें सबसे पहला राजा कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा बना और ये 1206 से लेकर 1210 तक राजा रहा और इसकी राजधानी कहां थी? लाहौर थी। और ये लाहौर में घोड़े से चौगान खेलते हुए 1210 में इसकी डेथ हो जाती है। इसको लाल बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद राजा बना इसका बेटा, लेकिन ज्यादा आराम शाह था। 1210 में राजा बना आराम शाह, लेकिन ज्यादा लंबा राज नहीं कर पाया, आराम ही फरमाता रहता था, नालायक था। 1211 में राजा बना इल्तुतमिश, और आप सभी जानते हैं इस बात को। इल्तुतमिश ने राजधानी क्या करी? लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर करी, ठीक है ना। इसने राजधानी जो थी दिल्ली से लाहौर ट्रांसफर करी सॉरी, लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर करी। पहले राजधानी लाहौर हुआ करती थी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, और इसने राजधानी कहां ट्रांसफर करी? तो आपने बताना है सर दिल्ली के अंदर। जवाब इसका क्या आएगा? इल्तुतमिश आएगा, ठीक है। आगे ये बहराम शाह जो राजा रहा गुलाम वंश का, रजिया सुल्तान के बाद राजा बना था। रजिया का भाई था बेटा, ये रजिया सुल्तान का भाई था, और रजिया को मरवाने में इसी का हाथ था। रजिया का जो असैसिनेशन करवाया वो इसी बहराम शाह ने करवाया, और इसका टाइम पीरियड रहा 1240 से लेकर 1242 तक। इसका टाइम पीरियड रहा 1240 से लेकर 1242 तक, और इसी के टाइम में मंगोल का आक्रमण हुआ था भारत के अंदर, ठीक है ना। तो जवाब आएगा 1240 से 1242। आगे बढ़िए। व्हाट वाज यूज्ड फॉर प्रोस्ट्रेशन रिचुअल स्टार्टेड बाय बलबन इन हिज कोर्ट? बलबन आपको पता है अपने आप को जिल ए इलाही कहा जाता था। जिल ए इलाही मतलब मैं भगवान की परछाई हूं। जिल ए इलाही का मतलब होता है शेड ऑफ गॉड, शेड ऑफ गॉड। और इसने कहा कि कोई मेरे दरबार में आएगा तो सबसे पहले मेरे को क्या करेगा? सिजदा करेगा। सिजदा का मतलब झुककर प्रणाम करेगा, और उसके बाद में पैबोस करेगा। पैबोस का मतलब मेरे चरणों में सलाम करके और मेरे चरणों को चूमेगा, और इसको बोला जाता था पैबोस। तो इसका जवाब इसका क्या आएगा बेटा? पैबोस आएगा। और जवाब इसका क्या नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। और अपने आप को हेल्पर ऑफ खलीफा कहा जाता था। अपने आप को हेल्पर ऑफ खलीफा कहा करता था ये बलबन, अपने आप को हेल्पर ऑफ खलीफा कहा करता था। याद रखना सारे के सारे, ठीक है ना। और इसने राज किया 1266 से लेकर लगभग 1287 तक, ठीक है। 1287 तक इसने राज किया बलबन ने बेटा। और आखिरी टाइम में इसका बेटा मारा जाता मंगोल अटैक के अंदर, जिसकी वजह से पुत्र वियोग के अंदर इसकी डेथ हो जाती है बलबन की। और जवाब इसका क्या आएगा? पैबोस आएगा। आगे बढ़ते हैं। द टैक्स कोल्ड हक सरब और हासिल शर्ब इंपोज्ड बाय फिरोज शाह तुगलक वाज ऑन। सबसे ज्यादा कैनाल्स का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने कहा कैनाल्स तो बनवा दी, और कैनाल से जो जो लोग पानी लगाते हैं खेतों में, फसलें भी तो ज्यादा होती होगी, तो उन पर एक एग्रीकल्चर टैक्स लगाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और उसी टैक्स को क्या कहा जाता था? हक शर्ब। सबसे ज्यादा नहरें बनाई, नहरों से सिंचाई ज्यादा होने लगी, उससे क्या होगा? खेती बाड़ी ज्यादा होगी। तो इसने हक के शर्ब के नाम से क्या लगा दिया? एक टैक्स लगा दिया। तो आपने बताना ये टैक्स कैसा था बेटा? तो आपने बताना टैक्स था इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर, ठीक है ना। और जवाब आएगा 3 नंबर। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड दैट ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ वन ऑफ द अफगान पीर्स एंड नॉट द किंग? आपको बताना सर ऐसा राजा जो अपने आप को अफगान पीर राजा नहीं समझता था, और ये बहलो लोधी था। इसने भारत में फर्स्ट अफगान डायनेस्टी सेटअप करी, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी सेटअप करी, और 1451 में इसने लोधी वंश की स्थापना करी। और आपको पता है बड़ा दयालु राजा था। ये सिंहासन पे नहीं बैठा करता था, ये कारपेट पे, चटाई पे बैठा करता था दरबारियों के साथ। इस वजह से इसका जवाब क्या आएगा? बहलोल लोधी आएगा। और बहलोल का बेटा ही कौन था बेटा? सिकंदर, जिसको निजाम खान कहा जाता था। इसी सिकंदर लोधी को निजाम खान इसका ओरिजिनल नाम था। और ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और इसी ने क्या किया था? 1504 के अंदर आगरा शहर का निर्माण किया, आगरा शहर बसाया, और 1506 में ही आगरा जो है इसको राजधानी बना लिया लोधी वंश की। आपने बताना सर आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोधी ने करवाया, ठीक है। और इसने 1506 में से आगरा को राजधानी बनाया। निजाम खान इसका ओरिजिनल नाम था, और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था, ठीक है। आगे आओ। ब्रिटिश विजिटेड मछलीपट्टनम ड्यूरिंग द reign of which of the following मुगल रूलर? बेटा ध्यान से सुनो। आपको पता है 1608 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी आता है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, और किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। किस लिए? भारत में व्यापार करने के लिए, परमिशन लेने के लिए।
कि हमें फैक्ट्री लगाने की परमिशन दो। तो अंग्रेज जहांगीर ने, और ये क्या बोलता था, ये बोलता था बेटा भाषा जिसमें बात आती है बेटा, पर्शियन भाषा बोल लेता था, तुर्किश भाषा बोल लेता था, अरबी बोल लेता था, जिसकी वजह से इसको कैप्टन खान, इसको कैप्टन खान कैप्टन खान या इंग्लिश खान की उपाधि देता है। जहांगीर इसको इंग्लिश खान की उपाधि देता है, टाइटल देता है। और इनको 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यहां पर फैक्ट्री लगाने की परमिशन देता है। लेकिन ये फैक्ट्री लग नहीं पाई थी क्योंकि इस पुर्तगालियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में टकराव रहा। फिर 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री कहां पर लगाई अंग्रेजों ने, सूरत में लगाई। और मछलीपट्टनम में जो विजिट किया अंग्रेजों ने किसके टाइम में, जहांगीर के दरबार में टाइम में। और जवाब आएगा इसका 2 नंबर। Who among the following was called by जहांगीर एज इंग्लिश खान। मैंने बताया ना जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आया था जिसका नाम क्या था, विलियम हॉकिंस। और ये अरबी और तुर्किश पर्शियन भाषा बोला करता था, जिसकी वजह से और ये जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ और इसको इंग्लिश खान का उपाधि दे दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद में शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट। आपको पता है शिवाजी जो महाराज थे ना, शिवाजी महाराज, इनका जन्म 19 फरवरी 1627 या 1623। एग्जाम में ना बहुत सारी किताबों में 1627 और 1630 लिखा हुआ है। ठीक है, इतिहासकार एक मत नहीं इस बात पर। इनका जो जन्म है 1627 या 1630 में माना जाता है। एग्जाम में या तो 27 आएगा या 30 आएगा, ये आप ध्यान में रखना। और इनका जन्म कहां पर हुआ, शिवनेरी फोर्ट में हुआ। और शिवनेरी फोर्ट कहां पर है बेटा, तो आपने बताना महाराष्ट्र में है। और फादर का नाम क्या था, शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले इनके फादर का नाम था। और इनकी मदर का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई इनकी मदर का नाम था। और इनके ग्रैंडफादर का नाम क्या था, आपने बताना सर। ग्रैंडफादर या दादाजी का नाम था दादाजी कोंडदेव। और दादाजी जो कोंडदेव थे, इन्हीं से ही प्राइमरी एजुकेशन मिली, इनको प्रारंभिक शिक्षा मिली। इनके जो रिलीजियस गुरु थे, स्पिरिचुअल जो गुरु थे, इनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास, इनके रिलीजियस गुरु का नाम था समर्थ गुरु रामदास। ठीक है, और इनकी शादी 1640 में साईबाई से हुई। साईबाई से शादी हुई। फिर शादी हुई सोयराबाई से। और फिर इनकी शादी हुई बेटा, तो आपने बताना पुतलीबाई से। और पुतलीबाई अगर आप बात करें, कहा जाता है पुतलीबाई के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कॉन्स्पिरेसी करके इनको मरवाया गया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो पुतलीबाई है ये इनके साथ सती हुई थी बेटा। और सोयराबाई से इनके बेटे का जन्म हुआ राजाराम का। और साईबाई से जन्म हुआ बेटा किसका, संभाजी का। ठीक है, इनका जो कोरोनेशन हुआ ना 1674 में, इन्होंने अपना कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक कहां पर हुआ बेटा, रायगढ़ फोर्ट के अंदर। रायगढ़ इनकी राजधानी बनी। रायगढ़ फोर्ट में इनका कोरोनेशन राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने उपाधि धारण करी छत्रपति की। इन्होंने उपाधि धारण करी छत्रपति की। और याद रखना, इनका जो कोरोनेशन किसने करवाया, गंगा भट्ट। काशी के एक पंडित थे गंगा भट्ट, और गंगा भट्ट ने इनका क्या करवाया, कोरोनेशन करवाया। तो क्वेश्चन आएगा शिवाजी ने अपने आप को क्राउन कहां पर घोषित किया, तो आपने बताना रायगढ़ के अंदर। और जवाब आएगा 4 नंबर। नेम द रिलीजियस पर्सनैलिटी हुज एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। यानी शिवाजी के रिलीजियस और शिवाजी के जो धार्मिक गुरु का नाम क्या था, समर्थ गुरु रामदास। आपने बताना समर्थ गुरु रामदास। जवाब आएगा 4 नंबर। इन विच ईयर शिवाजी वॉज क्राउंड एज द छत्रपति। शिवाजी ने छत्रपति का टाइटल कब ग्रहण किया, 1674 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट शिवाजी। शिवाजी के बारे में क्या सही है बेटा, ये बताना है। He was a disciple of रामदास समर्थ। बिल्कुल ठीक बात है, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य थे। He levied चौथ एंड सरदेशमुखी। शिवाजी महाराज ने 2 टैक्स लगाए। कौन कौन से, सरदेशमुखी और एक था चौथ। थे क्या, वो समझ लो। जो एरिया शिवाजी के अधीन था उनसे वो 1/10 एक टैक्स लिया करते थे, सरदेशमुखी। ठीक है ना, जो एरिया शिवाजी के अंडर था उसे टैक्स लिया करते थे सरदेशमुखी। दूसरा चौथ, जो एरिया शिवाजी के अंडर नहीं था उनसे चौथ का टैक्स लिया करते थे 1/4, मतलब 25%। इसमें क्या था,
एक तो हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, और दूसरा अगर कोई बाहरी शक्ति आप पे अटैक करेगी उससे आपकी सुरक्षा कौन करेगा? मराठा करेंगे। ये था बेटा चौथ। तो चौथ और सरदेशमुखी टैक्स कौन लेने लगे? शिवाजी महाराज लेने लगे। दोनों बात ठीक है। तीसरा, ही बिकेम द पेशवा। देखो पेशवा थोड़ी बने थे शिवाजी, शिवाजी तो छत्रपति थे, और शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको कहा जाता था अष्टप्रधान, और अष्टप्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता था? पेशवा, और पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। तो यानी 3 इसका बिल्कुल गलत है, 1 और 2 नंबर सही है, और जवाब इसका क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, पेशवा एज रेफर्ड टू एज। पेशवा कौन होता था बेटा? तो मैंने बताया ना, प्रधानमंत्री या जो सबसे हेड मंत्री होता था उसको पेशवा कहा जाता था। ठीक है ना? तो आपने बताना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इसको क्या बोला जाता था? तो आपने बताना सर इसका जवाब था 3 नंबर। और रिलीजियस अफेयर वाला कौन होता था? पंडित राव। पंडित राव होता था रिलीजियस अफेयर वाला। और जस्टिस वाला कौन होता था बेटा? न्यायाधीश। न्यायाधीश होता था जस्टिस वाला। ये सारी बातें आपने बहुत बढ़िया से करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आपने डिटेल से किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया से आप करोगे। एग्जाम के अंदर आपको बड़ा हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।